का नाम है, देखो टॉपिक का नाम लिखो, रोलिंग फ्रिक्शन। हेडिंग लिखो जल्दी, रोलिंग फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं हम हिंदी में लोटनिक घर्षण। अरे अब बोले नहीं भाई, अब इसको समझना है तो समझ लो ध्यान से, कोई भी बीच में ना बोले मेरे अलावा। रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। सही है। अब इधर देखो जरा, इधर कैसे करके दिमाग लगाया है इंसानों ने, और कैसे करके ये रोलिंग फ्रिक्शन आया हमारा कॉन्सेप्ट। और इधर समझ, एक मिनट बोर्ड पे देखो। आपसे अगर आपसे अगर हजारों साल पीछे जाएं हम, हजारों साल पीछे, जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तब की बात कर रहा हूं। जो पहिए होते हैं, चक्के, उनका आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग कैसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे पता है? ऐसे करके गाड़ी बना लेते, ऐसे करके। ये कोई बॉक्स है लकड़ी का, ये कोई ऐसे बॉक्स है लकड़ी का, और इसके अंदर उन्होंने सामान भर लिया अपना, और इस सामान को इधर से बांध के, और ऐसा, हाँ, इसको ऐसे खींच के लेके जाते थे, इसको। हाँ, उठा के लेके जाओ या फिर ऐसे खींच के लेके जाओ। भाई, अगर अकेला एक आदमी है तो वो कैसे उठा के लेके जाएगा? तो वो क्या करता था, उसको बांध के, जैसे बैल होते हैं बैल, ऐसे बांध के उसको खींच के लेके जाता था, बैल बन जाता था एक तरीके से। अब बताओ, ये पूरा बॉक्स और ये ग्राउंड, समझ लो ध्यान से। ये नीचे क्या है हमारा? ग्राउंड है, और ये बॉक्स है। अरे इधर सुनो भाई, अब बॉक्स जब ये आगे खींचा जाएगा स्पीड से, तो मोशन के अपोजिट क्या लगेगा फिर? सरफेस क्या लगाएगा? फ्रिक्शन लगाएगा भर भर के, एफ के। क्योंकि ग्राउंड बहुत खुरदरा होता है, जंगल, जंगल में मिट्टी तो है, कौन सा प्लेन ग्राउंड है। जितना खुरदरा ग्राउंड होगा, मैंने बताया था, फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगेगा। तो इस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह खींच के ले जाना बहुत आसान है, बहुत कठिन है। कठिन है, उसमें सामान भरा हुआ है, उसको खींच के लेके जा रहे हैं। फ्रिक्शन इतना ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है जो खींच रहा है। तो पहले यही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो दिमाग है ना, ये विकसित होता जा रहा है हमारा, अभी भी विकसित हो रहा है। तो धीरे धीरे दिमाग जो है वो विकसित होना स्टार्ट हुआ कि यार ये फ्लैट चीज है, इसको हम आगे लेके जा रहे हैं, दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है ना? मतलब, और ये फ्रिक्शन आता कैसे बताओ? कैसे बताया था मैंने? ये फ्रिक्शन आता कैसे है? अगर इसको ये नहीं खींचेगा तो नीचे क्या लग रहा है? mg, और ऊपर क्या लगता था? p। लेकिन जैसे ही इसने खींचना शुरू करा, ये p एक एंगल पे आ गया, ऐसे करके एक एंगल पे आ गया p, और इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक ऊपर बना, वो क्या बना? r। और जो नीचे वाला कंपोनेंट बना, वो क्या बना? फ्रिक्शन बना। अरे बात समझ आ रही है? तो इसको खींचने से ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, नेट नॉर्मल रिएक्शन, ये एंगल पे आता है, और फिर इसके कंपोनेंट से निकल के आता है कौन? फ्रिक्शन। ऐसे ये फ्रिक्शन आता है। अब दिमाग ये लगाया गया कि यार ऐसा कुछ किया जाए, इसमें तो बहुत मेहनत लग रही है, लोग खींच खींच के लेके जा रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, ठीक है? कुछ ऐसा करा जाए कि इसको खींचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, खींचना या धकेलना कुछ भी कर रहे हैं, मेहनत ना करनी पड़े, किसी तरह से फ्रिक्शन को कम कर दें। अगर हम किसी तरह से फ्रिक्शन को कम कर दें तो कैसे कम करें? भाई, सरफेस को तो चेंज कर नहीं सकते, जंगल तो जंगल का सरफेस तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा, इसी के अंदर हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या करा, मतलब इंसानों ने क्या किया, कि अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर और इस गाड़ी के अंदर क्या लगा दिए? इधर देखो, पहिए लगा दिए, पहिए लगा दिए, चार पहिए लगा दिए चारों तरफ, ऐसा समझो। तो पहिए लगाने से क्या हुआ? अब हम समझते हैं, पहिए को समझते हैं। मैं यहाँ एक पहिया बना रहा हूँ, ये एक पहिया है, सही है? तो पहिए के ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्या? लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा देखो, समझो। अब ये जो पहिया है, ये इस पे जब चलेगा, इसको मान लेते हैं ये पहिया है, ठीक है? ये पहिया है। मैंने एक पहिया दिखाया फ्रिक्शन देखने के लिए। अब बताओ इस पहिए का, अरे सुन लो भाई, पहिए का जो नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, और ऊपर क्या लगेगा? ऐसे दिखाते हैं, ऊपर क्या लगेगा? r। यहाँ दिखा दिया, ये सरफेस है ना? पहिए का बहुत थोड़ा सा सरफेस ग्राउंड से टच करता है, पूरा सरफेस टच नहीं करता, पहली बात, ठीक है? और जब ये पहिया चलेगा, तो ये r और ये mg हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे,
बताओ, जैसे ये पहिया आगे की तरफ घूमेगा, ये वाला सरफेस आ जाएगा ग्राउंड पे, और फिर उस पे आर ऊपर लगने लगेगा और एमजी, मतलब कोई भी ये जो आर का कोई भी कंपोनेंट ऐसे एंगल पे आएगा ही नहीं पहिए के अंदर। और जब ये वाला कंपोनेंट पीछे नहीं जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट पीछे नहीं गया तो आर और फ्रिक्शन बनेगा कैसे? तो पहिए के अंदर जब हम पहिए को चलाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट पीछे नहीं जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन बनता ही नहीं है पहिए के अंदर। मतलब एक बार अगर पहिए को चला दिया तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन है ही नहीं, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन नहीं है तो क्या चलता जाएगा ये? पहिया चला दे तो चलता जाता है क्या? एक बॉक्स है मेरे पास ऐसे चौकोर, एक पहिया है, दोनों पर सेम फोर्स लगाऊं, बॉक्स को थोड़ी दूर जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, लेकिन पहिया चलेगा दूर तक, लेकिन रुकेगा नहीं क्या? पहिया भी रुक जाता है। तो मैं कह रहा हूं फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा पहिए पे, तो रुकेगा कैसे फिर? जब फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा तो रुकेगा कैसे? ग्रेविटी कैसे रुकेगी? ग्रेविटी तो नीचे है ना। कंपोनेंट, मैंने क्या बोला, ये कंपोनेंट हुआ था तभी तो इसका इधर एक कंपोनेंट इधर आया। ये मुड़ना चाहिए ना एंगल पे, आर तो मुड़ता ही नहीं। आर ऊपर एमजी नीचे हमेशा ऐसे ही रहते हैं, आर ऊपर एमजी नीचे, पहिया चलता रहेगा, आर ऊपर रहेगा एमजी नीचे रहेगा। फ्रिक्शन लगने के लिए आर को एक एंगल पे शिफ्ट होना पड़ेगा, तब एक कंपोनेंट फ्रिक्शन बनेगा और एक आर रहेगा। बात समझ आ रही है? पहिए के अंदर आर का कोई भी कंपोनेंट पीछे की तरफ नहीं जाता है, तो यहां पहिए के अंदर ऐसा पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शन नहीं आता, नो फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, तो इस गाड़ी को चलाना आसान होगा टफ होगा? बहुत आसान हो जाएगा। भाई पहले के कंपेयर में तो समझ लो बहुत ही आसान हो गया, पहले तो फ्रिक्शन रहता भर भर के, पहिए लगाने से फ्रिक्शन ना के बराबर हो गया। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये पहिया रुकता क्यों है फिर आगे जाके? अगर इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा और एमजी से आर कैंसिल हो रहा है, आर और एमजी बराबर है, जैसे कह रहे थे एमजी रोक लेगा, तो एमजी को तो आर ने खत्म कर दिया ना, नेट फोर्स जीरो, तो ये तो चलता रहना चाहिए, रुकता क्यों है? सरफेस का फ्रिक्शन कहाँ है वही तो दिखाओ मुझे। हाँ तो कैसे रुकेगा? फ्रिक्शन कहाँ है? वो तो मैं कह रहा हूँ रियल लाइफ में तो रुक जाता है पहिया, चाहे कितना भी गोल, अरे पत्थर ना, ये ऐसे फ्लैट सरफेस है मान लो, ये टाइल वाला सरफेस है, इस पे पहिया चलाओ नहीं रुकेगा? ग्रेविटी की वजह से नहीं रुक रहा, ग्रेविटी आर से कैंसिल हो रही है, रुक के ही तो गिरेगा, चलते चलते थोड़ी गिर जाएगा। ड्रैग फोर्स, एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर वाली ड्रैग फोर्स, वो नहीं है, चलो मान लो अभी, अगर ड्रैग की तो बात ही नहीं कर रहे भाई, उसकी वजह से भी रुकता है, लेकिन मान लो ड्रैग फोर्स नहीं है और सरफेस है, केवल सरफेस है, पहिया है, उसको चला दिया, कोई फ्रिक्शन पीछे की तरफ नहीं लगता है, एमजी भी नहीं रोक पाएगा क्योंकि आर से कैंसिल हो रहा है, तो क्यों रुकेगा पहिया फिर बताओ? कैसे रुकेगा भैया? कौन सा नियम? क्या है? हाँ 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 हाँ, तो चल रहा है तो चल रहा है, बाहर से कोई फोर्स ना लगे तब तक चलता रहेगा, तो पहिया तो रुक गया ना, चल गया, तो अब तो चलता रहेगा। न्यूटन का नियम क्या है? अगर कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो पहिए पे फोर्स लगा दी तुमने, चल गया पहिया, अब तो रुकेगा नहीं। अब क्यों रुका वो आगे जाके? नहीं रुकता है, पहिए को चलाओगे तो रुकता नहीं है क्या? तो क्यों रुका आगे जाके? फोर्स लगना बंद हो गई, एक ही बार फोर्स लगती है तो ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, न्यूटन का जो नियम है उसमें एक ही बार फोर्स लगती है। हाँ अब समझो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा जो हेडिंग लिखी हुई है, रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से पहिया रुकेगा, रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से। अब इधर समझो, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अब समझो, ये फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन नहीं था। अब तक तुमने तीन टाइप के फ्रिक्शन पढ़ लिए, कौन कौन से? स्टैटिक, लिमिटिंग, और फिर काइनेटिक, काइनेटिक नहीं काइनेटिक, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, ये दिमाग में बैठे हुए हैं। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो स्टैटिक लगता है,
मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है तो लिमिटिंग, और जब चलने लगता है तो काइनेटिक। इन तीनों से बिल्कुल ही अलग है कौन सा? रोलिंग। पहिया जब चलेगा तो ना तो स्टैटिक लगेगा, ना लिमिटिंग, ना काइनेटिक, उस पे लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन। अब कैसे लगता है वो समझ। इधर देखो जरा ध्यान से। हाँ इधर देखो, इधर अब पहिया कैसे रुकेगा इधर समझ लो। ये सरफेस है, ठीक है, इस पे आपने क्या रख दिया? ये पहिया। जैसे ही आपने पहिया इस पे रखा, सुन लो भाई इधर, जैसे ही आपने पहिया इस पे रखा, ये जो पहिया जितना हिस्सा पहिए का टच है ग्राउंड पे, उतना ग्राउंड दब जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे करके। इतना, हाँ, पहिए पहिया जो होगा वो उस ग्राउंड को ऐसे करके दबा देगा नीचे की तरफ। हाँ ग्राउंड है। मार्बल को भी। अब तुम कहोगे भैया पहिया लगा मार्बल तो दब नहीं रहा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो जाके, बहुत छोटे लेवल पे जाके देखो, बिल्कुल छोटे हो जाओ चींटी के बराबर। अब देखो जब पहिया रखा तो कुछ एटम इस सरफेस के भी नीचे दब गए। ये भी दबेगा, ये भी दबेगा। कितना भी हार्ड सरफेस हो, कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा ही होगा। ये दीवार पे हाथ रखा मैंने, अब तुम कह रहे हो दीवार तो अंदर गई नहीं। बहुत छोटे हो जाओ, बहुत छोटे हो जाओ, बिल्कुल चींटी से भी छोटे, और फिर देखो जितने जितनी जगह हाथ है ना मेरा, उतनी जगह दीवार के जो एटम है वो अंदर दब गए हैं, उतनी जगह। तो थोड़ा सा भी इफेक्ट आएगा, लेकिन आएगा। हाँ ये कह सकते हैं जितना हार्ड सरफेस है उतना कम दबेगा, जितना हार्ड सरफेस है उतना। अब बताओ इधर समझो, पहिए को अगर मैं टाइल पे चलाऊं और पहिए को मैं मिट्टी में चलाऊं, जो मिट्टी होती है बिना रोड वाली, कहां पे जल्दी रुक जाएगा? क्योंकि मिट्टी ज्यादा धसेगी, और ये जो टाइल है ये, लेकिन रुकेगा टाइल पे भी। और 100% हार्ड सरफेस तो बना ही नहीं सकते। ऐसा तो कोई सरफेस ही नहीं जिसपे वो जो जो कि दबे ना। दबेगा तो पहिया रुकेगा। अब कैसे रुकेगा देखो समझो। अब ये सरफेस इतना बेंड हो गया, ये मुड़ चुका है ना ऐसे करके, सही है। अब इधर सुन लो भाई, तो इस पे लग रहा था एमजी ऐसा। अब सरफेस ऐसा हो चुका है, ऐसा। और ये वो सरफेस है जहां पहिए का कांटेक्ट है, ये तो सरफेस है कांटेक्ट वाला। अब मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगता है? जो सरफेस होता है वो 90 डिग्री पे नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। अगर सरफेस ऐसा है तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अगर सरफेस ऐसा है, मैंने बताया पहले भी, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा। अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा। जो सरफेस की फोर्स होती है वो ऐसे लगती है 90 डिग्री पे। कितने पे? अब ये सरफेस ऐसा हो चुका है, तो यहां वाला सरफेस इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, यहां वाला इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, यहां वाला इधर नॉर्मल रिएक्शन। देखो 90 पे लगेंगे ना ये, तो ये सरफेस के ऐसे टेढ़ा सरफेस है तो उसके नॉर्मल रिएक्शन इस पहिए को रोकेंगे। और इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो पहिया रुक रहा है, जो फ्रिक्शन आया है पहिए के अंदर, ये वाला फ्रिक्शन, ये सरफेस की वजह से आया है, इसको क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। लोड नहीं कर सकता। अरे ये जो सरफेस टेढ़ा हो गया ना, दब गया ना, तो दबने की वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन के, अब देखो अलग अलग एंगल पे लगने लगे ना, अलग अलग एंगल पे, तो अलग अलग एंगल पे ये पहिए को रोक ही तो रहे हैं अब, चलने से ही तो रोक रहे हैं। तो घर्षण ही तो एक तरीके से ये भी। इस घर्षण को क्या कहते हैं लेकिन? लोड नहीं कर सकता। ये वाला घर्षण लोड नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? अरे समझ गए? तो पहिया क्यों रुकेगा समझ गए? इन तीनों घर्षण की वजह से नहीं रुकेगा। सुन लो भाई, ये तीनों घर्षण पहिए में नहीं लगते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो इन तीनों से बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम। इसी वजह से अब इस गाड़ी को चलाना आसान है। पहिए का जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक सबसे छोटा है, बहुत कम है। इसलिए फिर पहिया आसानी से चल सकता है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे पहिए का हमने आविष्कार करके आसान बना लिया चीजों को। और फिर इसीलिए हम जो गाड़ी होती है उनमें भी क्या लगाते हैं? पहिए। अगर गाड़ी सफेद ऐसा सपाट कर दें और उस पर ऐसे रोड पे चलाने लगे ऐसे ही, तो इंजन को भी बहुत ज्यादा वो लगाना पड़ेगा, पेट्रोल भी बहुत ज्यादा फूकेगा। तो पहिए लगा दो, कम से कम फ्रिक्शन, कम से कम फोर्स, ज्यादा से ज्यादा स्पीड। समझ गए? जितने भी गाड़ी होती है चलने वाली सब में पहिए लगे होते हैं, इसलिए पहिए लगे हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, बहुत कम करने के लिए। ठीक है, लिखो डेफिनेशन लिखो पहले। ये चलो पहले इसको बना लो फिर लिखना डेफिनेशन।
हिंदी वाले लिख लो पहले। लिखो, मैं बोल रहा हूँ। लिखो, लुढ़कने वाली वस्तु, लुढ़कने वाली वस्तु, जैसे पहिया। लुढ़कने वाली वस्तु, लुढ़कने वाली वस्तु की सतह, लुढ़कने वाली वस्तु की सतह और और ओ, मैंने बहुत बोल बहुत दिया इसको। लुढ़कने वाली वस्तु की सतह, लुढ़कने वाली वस्तु की सतह, बना नहीं रहा इसको, और क्या। इंग्लिश वाले डायग्राम भी बनाओगे पहले, मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो। लुढ़कने वाली वस्तु की सतह वह तल और वह तल जिस पर वस्तु लुढ़क रही है, और वह तल जिस पर वस्तु लुढ़क रही है, जिस पर वस्तु लुढ़क रही है, थोड़ा सा, थोड़ा सा, वह तल जिस पे वस्तु लुढ़क रही है थोड़ा सा विरूपित हो जाता है। विरूपित का मतलब यही है, दब जाता है नीचे की तरफ। थोड़ा सा विरूपित हो जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं डिफॉर्म। थोड़ा सा विरूपित हो जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण वस्तु पर लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जिसके कारण वस्तु पर लगने वाले, जिसके कारण वस्तु पर लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल की दिशा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल की दिशा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिक्रिया कहां से आ गई, अभिलंब प्रतिक्रिया बल की दिशा थोड़ी सी बदल जाती है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल की दिशा थोड़ी सी बदल जाती है, बदल जाती है, और वस्तु रुक जाती है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल की दिशा थोड़ी सी बदल जाती है और वस्तु रुक जाती है। इस प्रकार के घर्षण को, इस प्रकार के घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। इस प्रकार के घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। जितना हार्ड सरफेस होगा, रोलिंग फ्रिक्शन उतना ही कम हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस है तो पहिया बहुत दूर जाकर रुकेगा, और अगर थोड़ा रफ सरफेस है तो पहिया तुरंत रुक जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। बना लो डायग्राम, सब बना लो। लिखो इंग्लिश में, लिखो when an object, when an object is rolling on the surface, when an object is rolling on the surface, so the surface which is in contact with the object, so the surface which is in contact, which is in contact with the object, which is in contact with the object, get deformed, get deformed, ये लिखा है बोर्ड पर deformed, get deformed, get deformed लिख लिया। due to which, due to which
the direction of normal reaction due to which the direction of normal reaction due to which the direction of normal reaction is changed. The direction of normal reaction is changed from the perpendicular. परपेंडिकुलर से थोड़ी चेंज हो जाती है फिर, है ना, फ्रॉम द परपेंडिकुलर एंड द रोलिंग ऑब्जेक्ट and the rolling object will stop moving and the rolling object will stop moving. This type of friction this type of friction is called this type of friction is called rolling friction. This type of friction is called rolling friction. ठीक है, बस ये डायग्राम बना लो, नहीं बनाया तो